गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा सूतगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, टॉपिक पुरुषत्व। आज की क्लास में हम पुरुषत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में। पुरुषत्व का अर्थ, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुरुषत्व मतलब पुरुष वर्ग से संबंधित, पुरुष वर्ग से संबंधित। जो पुरुषत्व है वो पुरुष वर्ग से संबंधित होता है। विभिन्न सभ्यताओं में तथा संस्कृति में पुरुष को स्त्री से भिन्न माना जाता है और पुरुष वर्ग को स्त्री वर्ग से अधिक प्रधानता दी जाती है। कि जैसे कि अपने पिछली क्लासों में बात पड़ी है कि जो हमारा ये समाज है वो पुरुष प्रधान है, पुरुष की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है। अब कहते हैं कि एक व्यक्ति है, अगर उसमें वीरता व शौर्य का गुण नहीं है तो माना जाता है कि उसमें पुरुषत्व का अभाव है। कि जैसे कोई व्यक्ति अगर वो शक्तिशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, मजबूत नहीं है, तो माना जाएगा उसमें पुरुषत्व का अभाव माना जाएगा। तो कहते हैं कि जो ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो महिलाओं के लिए देखने को नहीं मिलती है। पुरुषत्व के कारण ही जो पुरुष वर्ग है उसे महान समझा जाता है और परिवार के जो कठिन कार्य हैं वो उन्हें दिए जाते हैं। ये कहते हैं कि जो भी महिला में या पुरुष के अंदर जो भी विभेद किया जाता है उसका जो मेन कारण है वो पुरुषत्व है। इसके आधार पर ही महिला व पुरुष के अंदर विभेद किया जाता है। कि अपने देखते हैं कि जो पहले का टाइम था उसमें जो राजा थे वो हमेशा ही पुरुष वर्ग से होते थे, परंतु वर्तमान में जो यह अवधारणा वो परिवर्तित हो चुकी है। आज जो कार्य पुरुष वर्ग कर सकता है उसे महिला वर्ग भी कर सकती है और किसी भी रूप में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कम नहीं है। तो ये तो हो गया इसका अर्थ, पुरुषत्व का अर्थ। अब आगे इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। पुरुषत्व की परिभाषाएं। यहाँ पर पुरुषत्व की दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो है प्रोफेसर S.K. दुबे और दूसरी है श्रीमती R.K. शर्मा। तो पहली डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर S.K. दुबे वो कहते हैं कि पुरुषत्व का आशय पुरुषोचित शारीरिक बनावट, कार्य व्यवहार, गुण एवं विशेषताओं की ओर संकेत करने वाले तथ्यों से होता है, जिसके आधार पर जो पुरुष है वो महिलाओं से भिन्न होता है और उनके लिए विशेष दायित्वों के निर्वहन की व्यवस्था होती है। तो ये हुई पहली डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। श्रीमती R.K. शर्मा वो कहती हैं कि पुरुषत्व का आशय पुरुष तथा महिलाओं के मध्य पाई जाने वाली शारीरिक बनावट, गुण, व्यवहार एवं दायित्व संबंधी अंतर से है, जिसके द्वारा स्त्री वर्ग एवं पुरुष वर्ग की पहचान होती है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठाओं में भी अंतर होता है। तो ये होगी सेकंड डेफिनेशन। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुषत्व के कारण ही महिलाओं में पुरुष की भूमिकाएं, अधिकार, गुण, विशेषताओं में जो अंतर है वो किया जाता है पुरुषत्व के कारण ही। तो ये तो होगी इसके। अब हमने इसके अर्थ के बारे में भी पढ़ लिया और इसकी परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं पुरुषत्व के पक्षों के बारे में। पुरुषत्व के पक्ष। पुरुषत्व के दो पक्ष हैं, एक है सकारात्मक पक्ष और दूसरा है नकारात्मक पक्ष। पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष और सेकंड है पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष।
तो पहले हम चर्चा करते हैं इसके सकारात्मक पक्षों के बारे में। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है योग्यता के अनुरूप दायित्व। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है योग्यता के अनुरूप दायित्व। इसमें कहते हैं कि जो ये हमारा ये समाज है या राष्ट्र है वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके पुरुषत्व के आधार पर उस पुरुषत्व के आधार पर भूमिकाएं देकर या उसके दायित्व देकर बहुत ही सराहनीय कार्य करता है, अर्थात बहुत ही अच्छा कार्य करता है। माना जाता है कि जो पुरुष वर्ग है वो शारीरिक रूप से मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, अतः उसे देश की सुरक्षा या राष्ट्र की सुरक्षा का कार्य दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि इससे क्या होगा कि एक तो राष्ट्र की राष्ट्रीय समाज की सुरक्षा हो जाएगी और दूसरी ओर उनकी जो प्राकृतिक जन्य जो उनकी विशेषता है अर्थात जो शक्ति है उसका भी उपयोग हो जाएगा। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके पुरुषत्व के आधार पर जब कार्य मिलता है तो उसे उसे आत्मविकास के जो अवसर हैं वो उन्हें प्राप्त होते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बात करें जो सैनिक हैं उन्हें देश और समाज की सुरक्षा का कार्य दिया गया है, क्योंकि क्या है जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है या उनमें शक्ति बहुत होती है कि वो दुश्मन का सामना कर सके। उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो ही वो अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाता है और देश या समाज की सेवा के कार्य में संबंधित उनको दायित्व दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो है धर्म के अनुरूप दायित्व। सेकंड पॉइंट है धर्म के अनुरूप दायित्व। धर्म के अनुरूप दायित्व। धर्म के अनुसार भी पुरुषत्व के आधार पर जो पुरुषों की प्रधानता है उसको स्वीकार किया गया है कि जो हमारे धर्म है उसमें भी पुरुष की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है। तो इसमें कहते हैं कि जो पुरुषों के जो कार्य निर्धारित किए गए हैं वो सभी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर भी किए गए हैं। कि जैसे अपने बात करते हैं कि अपने पहले के टाइम में देखते थे जो राजा है वो हमेशा ही पुरुष वर्ग से होता था और आज भी हम ये चीज़ देखते हैं कि जो घर का या परिवार का जो प्रधान सदस्य है वो भी पुरुष वर्ग से है। कहते हैं कि जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी जो पुरुषों के जो दायित्व हैं जो उत्तरदायित्व उन्हें दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। ये तो हुआ सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप दायित्व। सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप दायित्व। इसमें कहते हैं जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है वो भी पुरुष की प्रधानता को स्वीकार करती है। इसमें क्या है जो महिलाओं जो पुरुष के जो दायित्व है उनको अधिक मात्रा में दिए गए हैं। तो कहते हैं जब पुरुष वर्ग के द्वारा अपने पुरुषत्व के आधार पर दायित्वों का जब वो निर्वहन करता है तो हमारा जो ये समाज है वो एक आदर्श रूप ग्रहण करता है। तो कहते हैं कि जो सांस्कृतिक व्यवस्था में भी जो महिलाओं और पुरुषों के कार्यों को निर्धारित किया गया है। जो महिलाओं के जो कार्य हैं वो घर तक संबंधित किए गए हैं और जो पुरुष वर्ग के कार्य हैं पुरुषत्व के आधार पर ही जो कार्य हैं वो बाहर के कार्य जिन्हें करने को कहा जाता है। ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। जो आगे फोर्थ पॉइंट है वो है परिवार के प्रति समर्पण। फोर्थ पॉइंट है परिवार के प्रति समर्पण। इसमें कहते हैं कि जो घर का प्रधान सदस्य है वो हमेशा ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। वो हमेशा ही जो पुरुष वर्ग होता है वो हमेशा ही अपने परिवार के बारे में सोचता है, उसे सुखद बनाने का प्रयास करता है। तो कहते हैं कि जो वो परिवार के कार्य करता है तो उसके मन में एक समर्पित भाव होता है कि वो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहता है, हमेशा ही परिवार के बारे में ही सोचता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नारी को तनाव से मुक्ति। फिफ्थ पॉइंट है नारी को तनाव से मुक्ति। इसमें कहते हैं कि जो पुरुषत्व के आधार पर जो पुरुष वर्ग है उससे जो दायित्व हैं जो अधिकार उनको दिए गए हैं वो अधिक मात्रा में दिए गए हैं। तो उन्हें घर के जो कार्य उससे भी उसकी भी टेंशन रहती है और जो बाहर के कार्य उससे भी उसकी भी
टेंशन रहती है। जो महिला वर्ग है उसके कार्य घर तक संबंधित है, उसे घर के कार्य करने हैं, जैसे घर की देखभाल करनी है, घर की साज सज्जा करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो उसका जो कार्य क्षेत्र है वो घर तक सीमित है। और जो पुरुष वर्ग है उसे दोनों ही कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो नारी है उसका जो जीवन है तो वो तनाव मुक्त रहती है, कि उसे किसी भी चीज़ का तनाव नहीं होता, वो टेंशन फ्री रहती है। उससे जो टेंशन है वो घर की होती है, बाहर की उसे कोई भी टेंशन नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करें कि जब अगर धन कमाना अगर पुरुष का दायित्व है तो उस धन का सदुपयोग किस प्रकार करना है वो महिला का दायित्व माना जाएगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट तो हो गया 5th पॉइंट। जो सिक्स पॉइंट है वो है नारी की सुरक्षा। नारी की सुरक्षा पुरुष के आधार पर ही जो पुरुष वर्ग है उसे अपने परिवार में अपनी पत्नी तथा परिवार में जो बच्चे हैं उसकी जो सुरक्षा का जो कार्य है वो उसे दिया गया है, क्योंकि माना जाता है कि जो पुरुष होता है वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है। तो कहते हैं कि जो जिन महिलाओं को पुरुष का सुरक्षा प्राप्त नहीं होता है वो हमेशा ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो कहते हैं कि पुरुष के संरक्षण में रहकर ही जो महिला है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए जो पुरुषों के जो सकारात्मक पक्ष है उसमें नारी की सुरक्षा की जो स्थिति है वो देखी जाती है, जिसमें नारी की सुरक्षा का जो दायित्व है वो पुरुष वर्ग पर होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नारी का सुखमय जीवन। 7th पॉइंट है नारी का सुखमय जीवन। इसमें कहते हैं कि जो पुरुषों के जो सकारात्मक पक्ष है उसमें जो नारी का जो जीवन होता है वो सुखमय होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नारियां होती हैं वो घर से संबंधित कार्य करती हैं, बाहर का कोई कार्य नहीं करती, तो उनका जो जीवन है वो सुखद होता है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, कोई भी तनाव नहीं होता। कि कई बार क्या होता है जो पुरुष वर्ग है वो बहुत सी बातें जो है वो नारी वर्ग से छुपाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो जो हस्बैंड है वो बहुत सी ऐसी बातें जो अपनी अपनी वाइफ को नहीं बताता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस बात पर डिस्कशन करी, अगर अपने बच्चों के साथ या अपनी जो वाइफ उसके साथ डिस्कशन करी तो उसको टेंशन होना हो जाए। तो क्या करते हैं कि जो पुरुष वर्ग है इस तरह जो पुरुष वर्ग है वो कई बहुत सी बातें हैं जो वो छुपाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो घर का कोई भी अन्य सदस्य टेंशन ना ले। तो बोला जाता है कि जो नारी का जीवन है वो सुखमय हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार की टेंशन जो है वो नहीं दी जाती। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। 8th पॉइंट है नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। कहते हैं कि जो पुरुष तो है पुरुष के आधार पर जो पुरुष वर्ग है वो हमेशा ही अच्छे कार्य करने का प्रयास करता है, हमेशा ही अच्छे कार्य करता है। कि जैसे अपने की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है अगर उसको कोई भी पुरस्कार दिया जा रहा है, कोई भी नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो क्या है तो जो समाज है वो उसका सम्मान करने लग जाता है। और जो उसकी जो पत्नी है उसका भी सम्मान होता है कि जो जब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो जो अन्य लोग हैं वो भी पहचान जाते हैं कि जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसकी जो पत्नी है वो ये है। तो कहते हैं इस प्रकार जो नारी का भी समाज में सम्मान बढ़ जाता है। तो इस बार पुरुष के जो सकारात्मक पक्ष है उसमें नारी के सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो विकसित हो जाता है। ये तो हो गया 8th पॉइंट। जो 9th पॉइंट है वो है नारी का समाज में सम्मान। नारी का समाज में सम्मान। अब इसमें वो कहते हैं कि जो पुरुष के जो सकारात्मक पक्ष है उसमें नारी सम्मान की भावना देखी जाती है कि जो पुरुष तो है उसके आधार पर जो पुरुष वर्ग है वो कार्य करते हैं, और जो पुरुष वर्ग जो कार्य करते हैं उसका जो सम्मान है तो उसका सम्मान जो समाज में होता है। तो इस प्रकार जो उसकी महिला है उसका भी सम्मान जो है वो समाज में बढ़ता है। तो ये तो हो गया 9th पॉइंट। जो आगे 10th पॉइंट है वो है नारी की शोषण से मुक्ति। नारी की शोषण से मुक्ति। कहते हैं कि नारी की शोषण से मुक्ति में भी पुरुषों का
पुरुषत्व की ही भूमिका होती है कि अगर कहते हैं नारी की जो सुरक्षा है उसका जो कार्य है वो पुरुष वर्ग को दे दिया जाए तो नारी का जो समाज में जो शोषण होता है वो नहीं होगा, क्योंकि पुरुष है वो प्रत्येक पुरुष सोचेगा कि उसे नारी कहीं भी अगर नारी का शोषण हो रहा है तो उसका विरोध करने लगे। उसके मन में ये भाव होता है कि जो समाज की जो भी नारियाँ हैं, समाज में जो भी नारियाँ रह रही हैं उनकी जो सुरक्षा का जो दायित्व है वो मेरे ऊपर ही है। तो कहते हैं कि जो नारी के शोषण, नारी को जो सकारात्मक पक्ष है, जो पुरुषत्व के जो सकारात्मक पक्ष हैं उसमें नारी को शोषण से मुक्ति मिलती है। तो ये तो हो गए इसके सकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा। अब हम इसके नकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है पुरुष में घमंड की भावना का विकास। तो इसमें पहला पॉइंट है वो है पुरुष में घमंड की भावना का विकास। इसमें कहते हैं कि जो पुरुषत्व के जो नकारात्मक पक्ष है उसमें पुरुषों में घमंड की भावना का विकास हो जाता है कि पुरुषों के मन में जो एक ईगो आ जाता है, उसे लगता है कि जो परिवार के कार्य हैं वो उसके बिना हो ही नहीं सकते, क्योंकि परिवार के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो पुरुष वर्ग के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे बिना तो परिवार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो उसके मन में एक अहंकार की भावना आ जाती है, ईगो हो जाता है कि मेरे बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें भी जो ये घमंड है या अहंकार उसे हानिकारक बताया है। तो कहते हैं जब पुरुष वर्ग के अंदर घमंड की भावना आ जाती है तो वो अपने परिवार के जो सदस्य उसके साथ न्याय नहीं कर पाता और उसके साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो सेकंड पॉइंट है वो है अधिकारों का दुरुपयोग। सेकंड पॉइंट है अधिकारों का दुरुपयोग। इसमें कहते हैं कि जो पुरुषत्व के आधार पर जो पुरुष वर्ग है उसे अधिक मात्रा में अधिकार दिए जाते हैं। कि कहते हैं कि पुरुष वर्ग को जो अधिकार है वो अधिक मात्रा में दिए गए हैं, जो महिला वर्ग को जो अधिकार है वो कम मात्रा में दिए गए हैं। तो कहते हैं कि जब पुरुष वर्ग को अधिकार जब अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तो कई बार क्या करते हैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है कि जो परिवार के जिस परिवार में हो रहा है, जो परिवार के अन्य सदस्यों का तिरस्कार करने लगता है। जो भी उसको अधिकार कोई भी जो डिसीजन लेता है तो वो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ उसको जो सही लगता है वही करने का प्रयास करता है। तो जो भी उसको अधिकार दिए गए हैं वो उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है नारी शक्ति का अपमान। थर्ड पॉइंट है नारी शक्ति का अपमान। इसमें कहते हैं कि आज के टाइम में हम समाज में कई उदाहरण ऐसे देखते हैं जब जो महिलाएं उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम महारानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं कि उन्होंने अपने टाइम में वीरता का प्रदर्शन किया, तो भी आज भी जो लोग हैं लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान होता है। तो कहते हैं कि जो नारी पुरुष के जो सकारात्मक पक्ष है इसमें क्या होता है नारियों की शक्ति का अपमान होता है, क्योंकि उसको जो नारी की शक्तियाँ उनका उपयोग करने के जो अवसर हैं वो नहीं दिए जाते। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है वो है नारी योग्यता का अपमान। फोर्थ पॉइंट है नारी योग्यता का अपमान। इसमें कहते हैं कि जैसे अपने देखते हैं कि जो नारी विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं, परंतु जो हमारा ये समाज है पुरुष प्रधान है। नारियों की जो योग्यता है या शक्ति है उसके बारे में नहीं सोचता। उसे हमेशा ही ऐसा लगता है कि जो कार्य पुरुष वर्ग कर सकता है वो महिला वर्ग नहीं कर सकती। हालांकि उसमें योग्यताएं हैं, शक्ति है, वो कार्य कर सकती है, घर के कार्य भी कर सकती है और घर के बाहर के कार्य भी कर सकते हैं। परंतु जो हमारा ये समाज है वो पुरुषत्व के आधार पर पुरुषों को अधिक मात्रा में अधिकार दे देता है। तो क्या होता है इससे नारी की योग्यता का अपमान समझा जाता है। ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है नारी का शोषण। नारी का शोषण। इसमें कहते हैं कि पुरुषत्व के जो नकारात्मक पक्ष है उसमें नारी के शोषण की स्थिति देखी जाती है। कि कहते हैं नारी में योग्यता है, शक्ति है, डिसीजन वो ले सकती है, परंतु जो हमारा ये समाज है उसे डिसीजन लेने ही नहीं देता, क्योंकि माना जाता है कि इसीलिए जो नारी है उसका शोषण होता है, क्योंकि नारी को अपने जो उसको अधिकार दिए गए उससे संबंधित वह अपने निर्णय नहीं ले पाती। तो इस तरह से एक प्रकार से उसका शोषण होता है कि उसके अधिकारों को, जो उसके अधिकार हैं, उसके जो उसने
निर्णय लिया है या जो भी डिसीजन ले रही है तो उसको लेने नहीं दिया जाता, उसको अवसर ही नहीं दिए जाते। तो इस प्रकार जो है नारी का शोषण होता है। ये तो हो गया 5th पॉइंट। जो आगे 6th पॉइंट है वो है नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। पुरुषत्व के कारण ही जो पुरुष वर्ग है उसे परिवार के सभी उत्तरदायित्व है, जो दायित्व है उसे दे दिए जाते हैं, जो निर्णय लेने का अधिकार है वो भी उसे ही दिया जाता है। तो क्या होता है इसके प्रति जो पुरुष वर्ग है वो हमेशा ये सोचता है कि जितना योग्य मैं हूँ या जितना कार्य मैं कर सकता हूँ उतना जो कार्य वो महिला वर्ग नहीं कर सकती। वो मतलब उसके मन में शुरू से ही नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि जो वो कार्य कर सकता है, जो पुरुष वर्ग द्वारा कार्य किया जा सकता है वो नारी वर्ग के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया 6th पॉइंट। आगे जो 7th पॉइंट है वो है नारी स्वतंत्रता का अभाव। 7th पॉइंट है नारी स्वतंत्रता का अभाव। पुरुषत्व के नकारात्मक पक्षों में नारी स्वतंत्रता का अभाव देखा जाता है। नारियों जो है उनको घर के जो डिसीजन है वो लेने नहीं दिए जाते, क्योंकि उसे योग्य नहीं समझा जाता। उसको बोला जाता है कि उसमें ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वो किसी भी डिसीजन को लेने में सक्षम है। तो कहते हैं कि इस प्रकार क्या होता है, नारी की स्वतंत्रता का अभाव होता है, उसे स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजन लेने नहीं दिया जाता। कि कहते हैं कि जो नारियां हैं उनको सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था पर अपने अगर वो विचार भी प्रकट करना चाह रही हैं तो भी उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें अपने विचार प्रकट नहीं करने देते, उन्हें खुलकर कार्य करने नहीं दिया जाता। इस प्रकार जो है नारी स्वतंत्रता का अभाव होता है कि नारी स्वतंत्र होकर जो निर्णय नहीं ले पाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नारी समानता का अभाव। नारी समानता का अभाव। कहते हैं कि जो नारियां हैं उनको अधिकार कम मात्रा में दिए गए और जो पुरुष हैं उनको अधिकार अधिक मात्रा में दिए गए। और जो विभेद किया गया है, जो अधिकारों के अंदर जो विभेद किया गया है, स्त्री पुरुष के जो अधिकार है उसमें जो विभेद किया है वो पुरुषत्व के कारण ही किया गया है। तो कहते हैं कि जो नारी है उसको उसकी जो शक्तियाँ हैं उनका यूज़ करने के उन्हें अवसर ही नहीं दिए जाते। और इस प्रकार जो नारी की समानता है उसका अभाव देखा जाता है कि नारी को पुरुषों के समान समझा ही नहीं जाता और ये सोचा ही नहीं जाता कि जो पुरुष वर्ग है वो भी जो नारियां हैं वो भी पुरुष के समान योग्यताएं रख सकती हैं, उनमें भी बुद्धि होती है, वो भी जो डिसीजन है ले सकती हैं, ऐसा सोचा ही नहीं जाता। तो करके बोला जाता है कि नारी समानता का जो अभाव इस स्थिति में देखा जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नारी सशक्तिकरण का अभाव। 9 पॉइंट है नारी सशक्तिकरण का अभाव। इसमें कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का अभाव देखा जाता है क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो नारियों के जब भी नारी कोई कार्य करना चाहे तो उसमें हमेशा ही अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसे कार्य करने नहीं दिया जाता। तो बोला जाता है कि नारी सशक्तिकरण का जो अभाव है, अभाव की जो स्थिति है वो पुरुष के नकारात्मक पक्षों में देखी जाती है। अब है नारी के सर्वांगीण विकास का अभाव। जो 10th पॉइंट है वो है नारी के सर्वांगीण विकास का अभाव। इसमें बोलते हैं कि पुरुष के जो नकारात्मक पक्ष है उसमें नारी के सर्वांगीण विकास का अभाव देखा जाता है। कि कहते हैं कि जो नारियां उसमें शक्तियां हैं वो उत्तरदायित्वों का वहन भी कर सकती हैं, दायित्व भी निभा सकती हैं, परंतु जो हमारा ये समाज है वो नारी को अपने विकास के जो अवसर ही नहीं देता है। कि वो कहते हैं कि और नारियों के बारे में कहते हैं अलग धारणाएं, जो गलत धारणाएं हैं प्रचलित है कि जो नारियां हैं जो पुरुषों के समान योग्य नहीं रखती, उनमें पुरुषों की समान बुद्धि नहीं होती। तो कहते हैं कि जो ये समाज के अंदर गलत धारणाएं बनी हुई हैं, इस धारणा के आधार पर भी जो नारी है उसको अपने विकास के जो अवसर है वो नहीं मिलते हैं, वो अपना विकास ही नहीं कर पाती, किसी भी व्यवस्था पर बोलकर विचार प्रकट नहीं कर पाती है। उसे कहते हैं सामाजिक दबाव बनाया जाता है, अगर वो कुछ बोलना भी चाहती है तो सामाजिक दबाव उसके ऊपर बना दिया जाता है। अब जो इसके जो सकारात्मक पक्ष हैं, ये तो होगी इसके नकारात्मक पक्ष। जो इसके जो
सकारात्मक पक्ष हैं जो पुरुष के, वो तो महिला व पुरुष में समानता की स्थिति देखते हैं और हमेशा ही पुरुषों को, हमेशा ही महिला को पुरुष वर्ग के बराबर मतलब समझते हैं, समानता का, और पुरुष वर्ग को, महिला और पुरुष वर्ग को समान अधिकार देने के जो पक्ष में हैं। और जो पुरुष के जो नकारात्मक पक्ष है वो नारी के जो सर्वांगीण विकास है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार की धारणाएं उनके बारे में गलत धारणाएं प्रचलित कर देते हैं। तो ये तो हो गए इसके। अब तो जो आज की क्लास में उसमें हमने पुरुषत्व का अर्थ के बारे में चर्चा की, इसकी जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा की, इसके नकारात्मक पक्षों के बाद सकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा की और नकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।